तो गाइस, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जो बयां करती है कि इंसान की लालच की कोई सीमा नहीं होती। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो लालच लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो एक टाइम बाद इंसान को उस मोड़ पे खड़ा कर देता है जहां खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अप स्टेट न्यूयॉर्क में बने एक घर से, जहां मैट और उसकी वाइफ केट इस घर को परचेज करके यहाँ शिफ्ट होने आए हैं। असल में मैट और केट दोनों ने लव मैरिज करी है, पर मैट की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मैट एक आर्टिस्ट है और वो अपने पैशन से कुछ पैसे कमाना चाहता है, और फिलहाल दोनों ही लोग मिल करके अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैट और केट घर में शिफ्ट होने के लिए सारा सामान सेट करना शुरू करते हैं और हमेशा की तरह एक दूसरे को हंसी खुशी कंपनी देते हुए सारा काम करते हुए वक्त को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद केट कुछ भारी सामान शिफ्ट करने लगती है, जिसपे मैट उसे बोलता है कि वो ये सब अकेले ना करे, पर केट उससे कहती है कि वो घर का सारा काम कर लेगी और मैट बस अपने काम पे ध्यान दे। मैट ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा के बोलते हैं कि चाहे जो भी हो जाए एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैट उस घर में पहले से रखा कुछ फालतू सामान खिड़की से बाहर फेंक रहा होता है और दूसरी तरफ रूम में केट को एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। केट इस चिड़िया को घर के बाहर दफनाने ले जाती है और तभी वो सामान की आवाज से डर जाती है, पर वापस पलट के देखने पे केट देखती है कि वो चिड़िया वहां से गायब है। केट इस बात पे बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर 2 सेकंड के अंदर एक मरी हुई चिड़िया गायब कैसे हो सकती है, पर वो फिर भी मैट से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर बाद सारा सामान हटाने पे मैट को उस दीवार में कुछ अजीब सा होल दिखता है, जिसपे मैट उस फटे वॉलपेपर को पूरी तरह से हटाता है और देखता है कि दीवार के पीछे एक रूम है जिसकी चाबी मैट को उसी कबाड़ वाले सामान में मिलती है। पर रूम खोलने पे मैट और केट को वहां कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक अंधेरे कमरे के। रात में मैट और केट काम से थक जाते हैं और दोनों साथ में बैठ के बातें करते करते कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह मैट फिर उसी रूम में जाता है और उसी समय घर में इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, क्योंकि रूम को ओपन करने के बाद से ही बार बार घर की लाइट्स अजीब तरह से ब्लिप कर रही थी। बेसमेंट में मैट और इलेक्ट्रिशियन देखते हैं कि हर तरफ बहुत ही अजीब सी वायरिंग फैली हुई है और सबके बीच में एक बड़ा सा सर्किट था जो समझ से परे था। पर फिर भी इलेक्ट्रिशियन मैट से बोलता है कि उसे थोड़ा टाइम दे, ये चीजें थोड़ी अजीब हैं, पर वो इसका कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेगा। वापस आते समय इलेक्ट्रिशियन मैट से पूछता है कि सर, आप यहाँ ज्यादा दिन तो नहीं रहेंगे ना? जिसपे मैट बोलता है कि नहीं, हम तो यहाँ न्यूयॉर्क से परमानेंटली शिफ्ट होने आए हैं। और इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि तभी मैं सोचूं कि आखिर ये घर बिक कैसे गया। मैट उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब? जिसपे इलेक्ट्रिशियन बताता है कि काफी साल पहले इस घर के ओनर और उसकी वाइफ का इसी घर में मर्डर हुआ था, पर मुझे लगता है कि शायद आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी। पूरी बात जानने के लिए मैट उस मर्डर की डिटेल्स इंटरनेट पे सर्च करता है और उसे मालूम चलता है कि इस घर को हाउस ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है, जहां एक रोज घर में रहने वाले कपल पॉल और मैडलिन शेफर की डेड बॉडी पाई गई और उन्हें मारने वाले जॉन डो नाम के शख्स का ना तो कोई रिकॉर्ड था और ना ही उसकी पहचान हो पाई। और उस पर्सन की मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसे लाइफ टाइम मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। काम करने के बाद आधी रात में मैट उसी रूम में बैठ के अल्कोहल पी रहा होता है, तभी उसकी बॉटल खत्म हो जाती है। थका हुआ मैट स्ट्रेस में बोलता है कि काश एक और बॉटल मिल जाती, और अगले ही सेकंड रूम की लाइट्स ब्लिप होती हैं और मैट ये देख के बहुत डर जाता है कि उसके सामने एक भरी हुई फ्रेश बॉटल रखी हुई थी। अगली सुबह होते ही केट की आंख खुलती है और वो मैट को अपने पास नहीं पाती, इसीलिए वो उठते ही मैट को ढूंढने लगती है और देखती है कि मैट उसी रूम में ढेर सारे ब्रांडेड सामान के साथ बैठा हुआ है। केट उससे पूछती है कि इतना महंगा सामान आखिर आया कहाँ से, जिसपे मैट बताता है कि ये सब सामान मुझे इस रूम ने दिया है। केट को उसकी बातें मजाक लगती हैं और मैट बोलता है कि चलो ठीक है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। केट मजाक में बोलती है कि मुझे तो $1000 चाहिए, जिसपे रूम की लाइट्स फ्लिप होती हैं और केट की इच्छा पूरी हो जाती है। केट बहुत हैरान होती है और मैट बोलता है कि अगर मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो, जिसपे केट अपनी अगली विश में $10 लाख मांगती है और कमरा
उसकी वो इच्छा भी पूरी कर देता है। और उसके बाद शुरू होता है इच्छाओं और लालच का एक ऐसा सिलसिला जहां केट और मैट बहुत ही कम समय में हर वो चीज मांगना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने कभी शायद सपने में भी नहीं सोची होगी। अच्छा खाना, महंगी पेंटिंग्स, आलीशान कपड़े, अल्कोहल, हीरे, अनगिनत पैसा और बहुत कुछ। मैट और केट रुकने का नाम ले ही नहीं रहते। और काफी टाइम पार्टी करने के बाद एक सुबह जब होश में आके केट और मैट उठते हैं तो मैट देखता है कि केट घर के बाहर झूला झूल रही है। मैट केट से पूछता है कि तुम्हारा डायमंड का नेकलेस कहाँ गया जो तुमने रूम से लिया था, जिसपे केट बोलती है कि मुझे नहीं पता और फर्क भी क्या पड़ता है, हम रूम से दूसरा मांग लेंगे या तीसरा या चौथा और या पांचवा। जिसका मतलब जाहिर था कि मुफ्त और लालच से मिली चीजों का केट के लिए अब कोई मोल नहीं बचा था। उसी दिन मैट केट को सरप्राइज में एक छोटे बच्चों का झूला देता है और साथ में कुछ टॉयज देता है और बोलता है कि हम लोग एक न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं। पर केट बोलती है कि हम अब ऐसा नहीं कर सकते, पहले ही 2 बार कोशिश करने में मिसकैरेज की वजह से मेरे दोनों बच्चे मर गए और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा ये चीज कर सकूं। दोनों ही लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और मैट रोते हुए घर से बाहर चला जाता है। पर मैट के जाने के बाद केट उस झूले को देख के काफी अपसेट हो जाती है और अगले ही पल रूम की लाइट्स ब्लिप करती हैं। कुछ देर बाद जब मैट घर आता है तो वो हैरान होता है क्योंकि केट ने कमरे से एक बच्चा मांग लिया था। मैट बच्चे को देख के केट पे बहुत गुस्साता है और लड़ते हुए उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये बच्चा है कोई चीज नहीं और तुम्हें इसको रूम को वापस करना होगा। काफी बहस के बाद केट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और ना चाह के भी उसे करने जाना पड़ता है। पर केट बहुत रोने लगती है, इसीलिए मैट बोलता है कि लाओ ये मैं खुद ही कर लेता हूँ। पर बच्चे की रोते हुए आवाज सुन के मैट भी ये नहीं कर पाता क्योंकि मैट और केट दोनों ही इस पल के लिए काफी सालों से वेट कर रहे थे। इसीलिए मैट में भी ये करने की हिम्मत नहीं होती। पर फिर भी मैट और केट को बच्चा पालने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। आधी रात में बच्चे के रोने की वजह से मैट रूम में जाता है और विश में दूध की बोतल मांगता है। पर वापस आके वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि केट खुद ही उस बच्चे को मदर फीड कर रही थी। मैट को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि देखा जाए तो नेचुरली ये चीज पॉसिबल नहीं थी। मैट अब चीजों को लेके बहुत टेंशन में हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल जाके सीधे जॉन डो से मिलेगा और सारी बातें समझेगा कि आखिर इस घर के चक्कर क्या है। मेंटल हॉस्पिटल में जॉन डो से मिलके मैट उसे बताता है कि वो उसी घर में अपनी वाइफ के साथ रहने आया है, जिसपे जॉन डो हंसते हुए कहता है कि तब तो बेशक तुम बहुत मजे कर रहे होगे, महंगे कपड़े, ज्वेलरी, अच्छा खाना और शायद कैश भी मांगा ही होगा, पर ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैट पूछता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा, जिसपे जॉन डो बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैट बोलता है कि मुझे इस बात का प्रॉपर जवाब चाहिए, जिसपे जॉन बोलता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो जवाब ये है कि तुम उस कमरे को भूल जाओ, चीजें मांगना छोड़ दो और घर को अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाओ। पर मुझे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। तुम उस कमरे से अभी और चीजें मांगोगे, थोड़ी और मांगोगे और थोड़ी और मांगोगे और एक दिन मांगते मांगते मर जाओगे। मैट बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम कौन सा बहुत अलग हो, जिसपे जॉन बोलता है कि हाँ मैं अलग हूँ, इतना अलग कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसी के बाद मैट घर जाते वक्त रास्ते में कार में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है, पर पेमेंट के टाइम उसकी जेब में पैसे गायब होते हैं। मैट जेब में हाथ डालता है पर देखता है कि उसकी जेब में सिर्फ और सिर्फ राख है। मैट बहुत हैरान होता है और तुरंत घर वापस आके उसी बंडल में से कुछ पैसे निकाल के खिड़की से बाहर फेंकता है और अगले ही सेकंड हवा में ही सारे पैसे राख बन जाते हैं। अगले मिनट मैट एक पेंटिंग को दरवाजे की चौखट पे इस तरह रखता है कि आधी पेंटिंग घर के अंदर और आधी बाहर रहे और कुछ ही सेकंड्स में पेंटिंग के बाहर का हिस्सा पूरी तरह से राख बन जाता है। मैट उस कमरे में तोड़फोड़ करने लगता है ताकि वो जान सके कि आखिर दीवारों के पीछे की कहानी है क्या, और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि पूरा घर हर तरफ से सिर्फ तारों से घिरा हुआ है। हर जमीन और दीवार के पीछे सिर्फ तार ही तार होते हैं।
कुछ देर बाद केट अपने बच्चे को लेके घर से बाहर टहलाने ले जा रही थी। तभी मैट उसे रोकते हुए बोलता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है। केट उसकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है और कुछ ही सेकंड्स में बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। मैट बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाता और तुरंत बाहर जाके बच्चे को गोद में उठा के घर के अंदर ले आता है। पर दोनों लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर बच्चे की उम्र काफी बढ़ गई थी। मैट केट को बताता है कि असल में ये घर एक तरह का मैजिकल प्रिंटर है जो चीज़ों को आपकी विश के हिसाब से प्रिंट करता है, पर कंडीशन ये है कि घर के बाहर वो चीज़ें राख बन जाएंगी। और यही रीज़न था कि वो मरी हुई चिड़िया और केट के गले का नेकलेस भी राख में तब्दील हो गया था। हालांकि केट को ये चीज़ पता नहीं चल पाई कि उसका नेकलेस राख कब बन गया। केट अब अपने बच्चे को बस किसी तरह हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी और इसीलिए वो अपने बच्चे शेन को घर पे ही पढ़ाना शुरू कर देती है। पर बढ़ती उम्र के साथ शेन का दिमाग सिर्फ घर के बाहर लगा था। शेन हर वक्त सिर्फ घर के बाहर जाने के बारे में सोचने लगता है। दिन भर घर की खिड़कियों से बाहर देखा करता है और घर के बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। और उधर मैट अब बहुत ज़्यादा पागल होने लगता है और अपनी और केट की सेफ्टी के लिए एक गन भी ऑर्डर कर देता है। इवन एक दिन बिना बताए शेन घर का दरवाज़ा भी खोल देता है, पर उसी टाइम केट वहाँ आके उसे डांटती है और मैट के साथ मिलके पूरा घर अच्छी तरह से सील कर देती है ताकि शेन कहीं से भी बाहर ना निकल पाए। एक रात केट के पास शेन अचानक से आता है और बोलता है कि मॉम आई लव यू और क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। केट उसे अपने पास लेटा लेती है और शेन बोलता है कि आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। कुछ दिन बाद मैट के पेंटिंग के रूम में शेन से एक शोपीस टूट जाता है जिसपे मैट उसे बहुत डांटता है और बहस में केट से बोलता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक जिन है। शेन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और सबके सोने के बाद घर के बारे में धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू कर देता है। सुबह होते ही मैट देखता है कि उसका शोपीस जैसा ही एक और शोपीस वहीं रखा था, जिसपे मैट केट से पूछता है कि क्या उसने रूम से मांगा, जिसपे मैट बोलती है कि नहीं, उसने ये नहीं मांगा। तभी वो लोग देखते हैं कि शेन ने कमरे के अंदर अपने लिए एक छोटी सी दुनिया मांग ली है। मैट गुस्सा के शेन को उस रूम से बाहर लाता है और रूम लॉक करके केट से बोलता है कि ये बच्चा अब बहुत खतरनाक है, ये उस रूम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अब सोचने लगा है और क्या पता एक दिन ये विश में एक ड्रैगन मांग ले तो क्या हम लोग एक ड्रैगन को घर में पाल लेंगे। कुछ देर बाद जॉन डो घर पे कॉल करता है और कॉल को शेन पिक कर लेता है। शेन की आवाज़ सुन के जॉन सारी कहानी समझ जाता है और मैट से बोलता है कि तुम तो बहुत तेज़ी से अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो। जॉन मैट से पूछता है कि बच्चे की विश किसने मांगी थी, जिसपे मैट बताता है कि मेरी वाइफ ने उस रूम से एक बच्चा मांगा था। मैट जॉन से पूछता है कि अगर किसी चीज़ की एजिंग प्रोसेस रोकनी हो ताकि वो घर से बाहर भी सरवाइव कर सके तो उसका तरीका क्या है, जिसपे जॉन बताता है कि विश तुम्हारी वाइफ ने मांगी थी, इसलिए अगर तुम्हारी वाइफ मर जाती है तो हमेशा के लिए ये बच्चा घर से बाहर रह सकेगा। ये बात सुन के मैट बहुत गुस्साता है और जॉन से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो और तुम्हें कैसे पता कि ये सही है, जिसपे जॉन बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने उस कपल को क्यों मारा होगा। जॉन बताता है कि उस कपल ने जॉन को उस रूम से बच्चे के रूप में मांगा था और फिर कुछ समय बाद जॉन को मजबूर किया कि वो अपने मॉम डैड को मार दे ताकि वो पूरी लाइफ घर से बाहर जा सके, पर उसके बदले ऐसा नहीं हुआ जैसा उन तीनों ने सोचा था और पूरी लाइफ जॉन को एक पागल खाने में बितानी पड़ रही है। पर ये सारी बातें अगले रूम से कनेक्टिंग फ़ोन के थ्रू केट भी सुन लेती है और रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। काफ़ी देर बाद केट के ना आने की वजह से मैट बहुत गुस्सा होता है और काफ़ी देर केट का इंतजार करने के बाद मैट गुस्से में शेन पे बहुत गुस्साता है। शेन मैट से पूछता है कि मैट ने उसे एक जिन क्यों कहा था, जिसपे मैट बोलता है कि हाँ तुम एक जिन हो। शेन को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता, जिसपे मैट बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों में भरोसा नहीं होता तो अभी इसी वक्त घर के बाहर जाओ और खुद ही देख लो, कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और बढ़ते बढ़ते तुम राख में बदल जाओगे। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो तुम खुद ही बताओ कि 3 महीने से पहले का तुम्हें कुछ भी याद है या नहीं। जिस बात पे शेन रोने लगता है और अपने रूम में चला जाता है। पर यह चीज़ बाद में मैट को बुरी लगती है
और वो शेन के पास जाके उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद आधी रात में जब केट घर आती है तो देखती है कि मैट भी शेन के साथ सो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैट भी शेन को खोने से डरता था। केट और मैट दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों सेक्स करने लगते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि शेन भी छुप के उन्हें देख रहा था। अगली सुबह शेन दरवाजे की चाबी ले लेता है और जब मैट और केट की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि मेन डोर खुला हुआ है। मैट और केट देखते हैं कि शेन ने अपने आप की उम्र काफी बढ़ा ली है, जिसपे मैट और केट शेन के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी शेन मैट पे गन पॉइंट कर देता है और हाथापाई में केट बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब केट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि लड़ाई झगड़े में मैट के हाथ से गोली चल गई और शेन मर गया, जिसके बाद उसने शेन की बॉडी को बाहर रख दिया और वो राख में बदल गया। केट बहुत रोती है और मैट उसे घर के अंदर ले जाता है, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैट भी घर में बेहोश पड़ा है। मैट हर जगह केट को ढूंढ रहा होता है, पर केट कहीं भी नहीं मिलती। तभी सेम टाइम केट और मैट के बीच में घर में क्या हुआ था ये देखते हुए हमें मालूम चलता है कि मैट और केट दोनों घर आके साथ में लंच कर रहे थे, जहां मैट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और केट भी परेशान होती है। इधर मैट भी हर जगह केट को ढूंढता है, पर उसे केट नहीं मिलती और साथ ही साथ रूम भी लॉक होने पे मैट साइड की दीवार तोड़ के अंदर के वायर से होते हुए वॉल के उस पार जाने की कोशिश कर रहा है। डाइनिंग टेबल पे मैट का नेचर कुछ अजीब सा होता है और अचानक मैट केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। केट मैट को धक्का दे देती है और मैट बोलता है कि कम ऑन मम्मी, इस पे मेरा भी तो हक है। और इधर मैट दीवार तोड़ के देखता है कि रूम की दुनिया अब पहले से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसका मतलब था कि शेन ने खुद को मैट में रेप्लिकेट कर लिया था और रूम के अंदर असली दुनिया की तरह एक और दुनिया बना दी थी, ताकि केट उसकी बात को पकड़ ना पाए और मैट को असली दुनिया में छोड़ के केट के साथ उसी रूम में शिफ्ट हो गया था। मैट रास्ता ढूंढ के घर की तरफ केट को बचाने भागता है और इधर शेन यानी नकली मैट केट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैट दरवाजा ढूंढ के केट को बचा के भागने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि शेन ने इस घर को इस तरह से बनाया है कि ये एक भूल भुलैया जैसा है जहां से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतने में ही शेन चाकू लेके आता है और मैट को जान से मार देता है और ये देख के केट बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है, पर केट का कोई भी रिएक्शन ना देख के शेन बहुत हैरान होता है। और तभी दरवाजे से बाहर उसकी नजर पड़ती है कि सामने एक और केट और मैट भाग रहे हैं, यानी केट और मैट ने भी वही खेल खेला जो शेन ने उनके साथ खेला था और उन्होंने घर के अंदर खुद को रेप्लिकेट करके शेन को धोखा देने की कोशिश करी, ताकि शेन थोड़ी देर उनमें उलझा रहे और वो वहां से भाग सके। जैसे तैसे केट और मैट दोनों असली दुनिया में वापस आते हैं और तभी शेन मैट पे हमला करने के लिए गलती से घर के बाहर चला जाता है, पर बाहर होने की वजह से कुछ ही सेकंड्स में शेन की उम्र बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है और राख में बदल जाता है। मैट और केट बहुत डर गए थे, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगे और करीब 1 महीने बाद हम देखते हैं कि मैट और केट अब एक मोटल में शिफ्ट हो गए हैं, जहां केट रूम में खुद को बंद करके बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था और केट ये समझ नहीं पा रही थी कि ये बच्चा मैट का है या शेन का है, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग अभी भी रूम में फंसे हुए हैं। अचानक लाइट्स ब्लिप करती हैं और कहानी खत्म। तो यार आई होप तुम लोग को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। गाइस आई एम रियली सॉरी, इधर मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देर हो गई, क्योंकि मैंने बीच में लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो कैस्पर मूवी पे था, पर किसी वजह से उस पर कॉपीराइट आ गया और वो वीडियो ब्लॉक हो गया। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ टाइम बाद उस वीडियो को री एडिट करके उसे दोबारा से अपलोड कर सकूं, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग भी उस वीडियो को एंजॉय कर सकें। पर फिलहाल आज के लिए तुम लोग कमेंट में प्लीज मुझे जरूर बताना कि तुम लोग को आज की स्टोरी कैसी लगी। ट्रस्ट मी, तुम लोग जब कमेंट करते हो तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा की तरह ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मैं ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फटूस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना।
अब मिलूंगा जल्दी किसी नए मिलेंगे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।